हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पुर्तगाल का जो टॉपिक चल रहा था, यूरोपीय शक्तियों का आगमन में। ये हमारा तीसरा भाग है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस तीसरे भाग के महत्वपूर्ण प्रश्न। 20 प्रश्न लेकर आए हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए हमारा पहला प्रश्न है नोनोद कुना। ठीक है दोस्तों, नोनोद कुना ने भारत में कब कार्यभार ग्रहण किया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नोनोद कुना अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है दोस्तों, और नोनोद कुना जो 1529 ईस्वी में भारत में कार्यभार ग्रहण किया। ठीक है, कब? 1529 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही जवाब है 1529। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है नोनोद कुना ने कब बेसिन पर अधिकार किया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जब उसने कार्यभार ग्रहण किया और उसने मुग़ल सम्राट हुमायूं और गुजरात के जो शासक थे उस टाइम बहादुर शाह के बीच क्या हुआ, संघर्ष चल रहा था। ठीक है दोस्तों, आपस में हुमायूं का और बहादुर शाह का। ठीक है, तो उसका लाभ उठाकर उसने क्या किया, कुना ने 1534 ईस्वी में बेसिन, ठीक है दोस्तों, 1534 ईस्वी में बेसिन पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, 1534 में। ठीक है, और इसने क्या किया, फिर अगले साल दीव पर भी आक्रमण कर लिया। ठीक है, क्योंकि हुमायूं और बहादुर शाह के बीच क्या चल रहा था, संघर्ष। ठीक है, उसका लाभ उठाकर उन दोनों जगह अधिकार कर लिया। ये अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है नोनोद कुना ने कब दीव पर अधिकार किया था। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी बताया आपको कि हुमायूं और बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर उसने 1534 में बेसिन और 1535 ईस्वी में दमन पर क्या कर लिया, दीव पर 1535 में अधिकार। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अब हम, और देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है नोनोद कुना ने कब शासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, कुना ने क्या किया, 1530 ईस्वी में शासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बना दिया। ठीक है दोस्तों, मतलब पहले कोचीन था और कुना ने क्या कर दिया, गोवा में स्थापित कर दिया। ठीक है, कब? 1530 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1530 ईस्वी में। तो हमारा ये पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न है गार्सियो दा नारोनाहा, ठीक है, भारत में गवर्नर कब बना था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है अगला गवर्नर गार्सियो दा नारोनाहा। ठीक है, तो ये 1538 ईस्वी में गवर्नर बना। ठीक है, और ये भी एक महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है दोस्तों, तो कब बना है, 1538 ईस्वी में गवर्नर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1580 ईस्वी में पुर्तगाल किस देश के साथ सम्मिलित हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पुर्तगाल किसके साथ सम्मिलित हो गया था, तो दोस्तों पुर्तगाली स्पेन के साथ सम्मिलित हो गए थे 580 में। ठीक है दोस्तों, 580 में स्पेन के साथ क्या हो गए थे, मिल गए थे। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि जो पुर्तगाली जो शक्तियाँ थी वे क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। ठीक है दोस्तों, मतलब कि लंबे समय तक जो उनका साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाए, और जैसे जैसे यूरोपियों की अन्य कंपनियां भारत में आने लगी, हिंद महासागर में आने लगी, तो उनका जो पारस्परिक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी वो बढ़ गई। ठीक है, उनके आने से, और इसीलिए पुर्तगाली मैदान छोड़कर भागने लगे, और उन्होंने 1580 में क्या करा, फिर पुर्तगाल ने स्पेन के साथ सम्मिलित हो गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेज़ों ने कब पुर्तगालियों को सूरत में पराजित करके अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेज़ों ने कब ये अपना कारखाना स्थापित किया पुर्तगालियों को सूरत में पराजित करके, तो ये 1612 में। ठीक है दोस्तों, 1612 ईस्वी में क्या किया, अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को सूरत में पराजित करके अपना वहाँ पर कारखाना खोला। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने क्या करा, फिर वहाँ पर अपना विस्तार करा और पुर्तगालियों को हॉर्मुज में फारसी सेना की सहायता से क्या किया, परास्त किया। ठीक है, किसकी सेना से, फारसी सेना की सहायता से। ठीक है, कहाँ पर, हॉर्मुज में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस पुर्तगाली
वायसराय की समाधि कोचीन में है। ठीक है दोस्तों, तो कोचीन में किसकी समाधि है? तो वास्को डी गामा की है, क्योंकि ये कोचीन में ही मर गए थे। कब? 1524 ईस्वी में। ठीक है, 24 ईस्वी में जब ये वायसराय बनकर आए थे। ठीक है, चलिए तीसरी बार मतलब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली शासक ने दिक्सूचक यंत्र और नक्षत्र यंत्र का आविष्कार किया? ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा है कि किस शासक ने। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पुर्तगाली शासक ने 15वीं शताब्दी में समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए या आसान बनाने के लिए दिक्सूचक तथा नक्षत्र यंत्र का आविष्कार और उपयोग किया। तो वो है डॉन हेनरिक। ठीक है दोस्तों, कौन है? डॉन हेनरिक। ठीक है, इसने ही इसका आविष्कार किया और उपयोग भी किया। ठीक है, अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली शासक ने दिक्सूचक यंत्र और नक्षत्र यंत्र को उपयोग किया? ठीक है दोस्तों, तो ये किया था डॉन हेनरिक ने। ठीक है, यात्राओं को सुलभ और सुविधापूर्ण बनाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की हुबली नामक फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में हुगली नामक फैक्ट्री थी, तो उसकी स्थापना किसने की थी? मतलब किस यूरोपीय शक्ति द्वारा की गई थी? इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये की थी पुर्तगालियों ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? ठीक है दोस्तों, तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो दोस्तों ये थी पुर्तगाल। ठीक है, और पुर्तगाल के बाद फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हुबली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ठीक है दोस्तों, तो पुर्तगाल ने क्या बनाया था? अड्डा बनाया था। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से सुनिए। शाहजहाँ के काल में क्या हुआ? 1632 ईस्वी में बंगाल स्थित पुर्तगालियों ने मुगलों के साथ क्या हुआ? संघर्ष हुआ, और बंगाल में चटगांव और हुबली इनकी जो कोठियाँ थी पुर्तगालियों की, तो यहाँ पर इनका नमक का एक अधिकार था, जिसके बदले में क्या करते थे? शाही राजकोष से प्रतिवर्ष 10,000 टका जमा करते थे। ठीक है दोस्तों, अब मुगल शासक के शांतिपूर्ण व्यापारिक कार्य में कोई इसका हस्तक्षेप नहीं करता था, परंतु पुर्तगाली क्या करते थे? यहाँ अपने ईसाई धर्म का प्रचार करते थे ज़बरदस्ती। ठीक है दोस्तों, और लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाते थे, और गाँवों पर भी क्या करते थे? आक्रमण करते थे और उनको लूटते थे। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से आपने फिल्म में भी देखा होगा, तो इस तरीके से लूटते थे और समुद्री डकैती भी करते थे, समुद्री डकैती डालते थे। और इसी समय पुर्तगालियों ने क्या किया? मुमताज़ महल की नौकाओं का भी अपहरण कर लिया था। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या हुआ? इसमें इन सब की शिकायत बादशाह से की गई, तब शाहजहाँ ने पुर्तगालियों के दमन का निश्चय किया था। ठीक है, आगे हम जब ये मुमताज़ महल का प्रश्न आएगा तब बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पुर्तगाल ने क्या मचा रखी थी? लूटपाट के लिए पूरा अपना अड्डा बना रखा था। ठीक है, चटगांव को और हुबली को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को कौन सी उपमा दी जाती है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सी उपमा दी जाती है भारत में मुगलिक साम्राज्य को? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो संज्ञा का नाम है, तो इसका नाम है आस्तादो द इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो भारत में पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को आस्तादो द इंडिया की उपमा दी जाती है, मतलब नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे की संज्ञा से जाना जाता था? ठीक है दोस्तों, तो पोर्टो ग्रांडे की संज्ञा से जाना जाता है। देखिए बंगाल का बंदरगाह था चटगांव। ठीक है दोस्तों, तो पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे की संज्ञा से अभिहित किया जाता था, जाना जाता था। ठीक है, चटगांव। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने पुर्तगालियों के आगरा और लाहौर स्थित गिरजा घर बंद करवा दिए थे? ठीक है दोस्तों, तो किस शासक ने? तो ये करवा दिए थे जहांगीर ने। ठीक है दोस्तों, जहांगीर ने पुर्तगालियों के आगरा और लाहौर स्थित गिरजाघर बंद करवा दिए थे। अब क्यों करवा दिए थे? अब दोस्तों देखिए क्या हुआ था, इसमें 1613 ईस्वी में पुर्तगालियों ने सूरत में 4 शाही जहाज़ों को पकड़कर लूट लिया था। ठीक है दोस्तों, तो जब उन्होंने 4 जहाज़ लूट लिए पुर्तगालियों ने सूरत में 1613 ईस्वी में,
तो इसके बाद जहांगीर ने सूरत के जो मुग़ल गवर्नर थे मुकर्रब खां, ठीक है दोस्तों, तो मुकर्रब खां को क्या किया, पुर्तगालियों को दंडित करने का आदेश दिया। तो दोस्तों मुकर्रब खां ने क्या किया, अंग्रेजी नौसेना के जो कप्तान थे डॉन, ठीक है, की सहायता से या सहयोग से पुर्तगालियों को सामुद्रिक युद्ध में पराजित किया, हरा दिया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना अंग्रेज़ों के नौसेना के कप्तान थे डॉन की सहायता से। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब हरा दिया तो जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी गई सभी व्यापारिक सुविधाएं वापस ले ली और आगरा लाहौर स्थित जितने भी गिरजाघर थे बंद करवा दिए। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से पुर्तगालियों को जेसुइटों की सहायता से जहांगीर से समझौता करना पड़ा। ठीक है, जेसुइटों की सहायता, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, किसकी सहायता से, जेसुइटों की सहायता से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने मुमताज़ महल की नौकाओं का अपहरण कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो मुमताज़ महल की नौकाओं का अपहरण कर लिया था पुर्तगाल ने, और ये जहाँ पर लूटपाट करते थे वहीं पर ये इसका अपहरण किया। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या था देखिए, क्योंकि हमने पहले पिछले प्रश्न में बताया था कि लूटपाट का अड्डा कहाँ था, चटगांव। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हुआ, जब उसने आदेश दे दिया था दोस्तों शाहजहाँ ने, ठीक है, मतलब मुमताज़ महल की नौकाओं का अपहरण कर लिया था, तो क्या किया था फिर शाहजहाँ ने पुर्तगालियों को दमन करने का निश्चय किया। तो शाहजहाँ पुर्तगालियों से पहले भी नाराज़ था क्योंकि उसने जहांगीर के प्रति विद्रोह किया था और उस समय पुर्तगालियों उससे सहायता मांगी थी जो नहीं मिली। ठीक है, तो शाहजहाँ के बादशाह बनने पर पुर्तगालियों ने नजराना भी नहीं पेश किया। ठीक है दोस्तों, मतलब नजराना मतलब कुछ पैसे या जो भी देते हैं। ठीक है, तो बादशाह के आदेश पर बंगाल के जो मुग़ल गवर्नर है कासिम खान ने जल और स्थल मार्ग से होली पर आक्रमण कर लिया और बड़ी संख्या में पुर्तगाली मारे गए और बंदी बनाए गए। ठीक है दोस्तों, तो अब ये था कि किसने मुमताज़ महल की नौकाओं का अपहरण कर लिया था, तो ये सब काम किसकी वजह से, पुर्तगालों ने अपहरण कर लिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों का चटगांव और होली कोठियों पर किस व्यापार का एक अधिकार था। ठीक है दोस्तों, तो ये नमक व्यापार का एक अधिकार था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर करते थे, और यहीं से क्या करते थे, लूटपाट करते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर दहेज में क्या दिया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब तत्कालिक ब्रिटिश जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, इनकी क्या हुई, शादी हुई पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। ठीक है, और तो विवाह करने पर पुर्तगालियों ने उसे क्या दिया, मुंबई द्वीप। ठीक है दोस्तों, तो मुंबई द्वीप पुर्तगालियों ने दिया किसको, चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चार्ल्स द्वितीय को, और कब हुई थी शादी, 1661 में। ठीक है, 1661 ईस्वी में। ठीक है, 1661 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर पुर्तगालियों ने उसे मुंबई द्वीप दहेज में दे दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं, और जो हमारा अंतिम प्रश्न भी है। चलिए दोस्तों, हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। चलिए देखते हैं इसे भी, कौन स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो कौन स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे, तो दोस्तों ये कहते थे पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली क्या कहते थे, स्वयं को सागर का स्वामी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्र में व्यापार करने के लिए मुग़ल बादशाह अकबर को कारतज लेना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, किसको लेना पड़ता था कारतज, अकबर को। ठीक है, भारतीय या अरबी जहाज़ों को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, काली मिर्च और गोला बारूद इनकी ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगाली स्वयं को क्या समझ रहे थे, सागर का स्वामी। ठीक है, तो व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए काफिला व्यवस्था की गई, तो इसीलिए अब जब उनका सागर पर क्या था, अधिकार था। ठीक है दोस्तों, मतलब अकबर भी उस समय कुछ नहीं कर पाता था, तो आप समझ सकते हैं, तो उन्हें अपने आप को क्या घोषित किया, स्वयं को सागर का स्वामी। ठीक है दोस्तों, पुर्तगालियों ने। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3 के, इसके बाद हम भाग 4 भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने भाग 3 में देख लिए हैं, इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और भाग 4 में देखेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप हमें ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और क्या कमी है। ठीक है दोस्तों, और यदि अच्छी वीडियो लगती है, प्रश्न अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब, शेयर
और लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।